ओके सो सर, सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, जो लोग यहाँ फेस टू फेस में और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी जो डिस्कशन है दो पार्ट्स में बांटेंगे, एज ऑलवेज इज द प्रथा ऑफ फर्स्ट क्लास। सबसे पहले अपने बातचीत करेंगे सर अबाउट द सिलेबस, सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे, जानेंगे कि इस बार का इकोनॉमिक्स कितना इजी और कितना इंटरेस्टिंग है, पॉइंट नंबर 1। ओके सर। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में अपने बात करेंगे अबाउट द मेथोडोलॉजीज एंड द रिस्पेक्टिव चैप्टर्स, ठीक है ना। एक चैप्टर्स का ओवरव्यू देना पर्पस रहेगा आप लोगों को एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न, राइट। ओके, किसी का भी कोई इश्यूज, किसी का भी कोई रिजर्वेशन रहे तो प्लीज आस्क द सेम, राइट। ओके सर, अपने लोग एक बार चलते हैं एक साल पीछे, क्लास 11, राइट। जब अपने क्लास 11 में करे थे तो अपने प्राइमरीली अपना जो पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस था वो दो चीज पर फोकस था। नंबर 1 माइक्रो इको, फिर से नंबर 1 माइक्रो इको एंड नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स। बराबर? यस सर, बराबर। एज वी प्रोसीड टूवर्ड्स द रियल्म ऑफ क्लास 12, अपने लोग को दो चीज मिलने वाला है इधर भी। लास्ट टाइम जो मतलब सेग्रीगेशन था दैट वाज समहाउ 80-20, कि 80% अपने लोग का माइक्रो इको वाले पार्ट में या बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे फोकस था एंड 20% वाज रादर फोकस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, सम सॉल्विंग जिसमें स्ट्रेट अवे था। इस बार का इकोनॉमिक्स सर बेहतर है, इंटरेस्टिंग है, ज्यादा नॉलेज अपने को देने के केपेबल है। क्यों? वो बात तो अभी जब जैसे जैसे मैं क्लास में आज बातें करूंगा आपसे तब आपको समझ में आएगा। बट एक बात बता दें कि इस बार हमारा जो इकोनॉमिक्स का डिवीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड दैट इज 50% ईच, 50% ईच। मैक्रो इकोनॉमिक्स नंबर 1 एंड नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंडियन इकोनॉमी, एज यू वांट टू कॉल इट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओह, क्या है इसमें? ये दोनों पार्ट्स है 50-50% वेटेज कैरी करते हैं, राइट। सो बेसिकली वी आर राइटिंग एन एग्जाम ऑफ 80 मार्क्स एंड 50% वेटेज इंप्लाइज कि बोथ ऑफ देम विल कवर 40-40 मार्क्स ईच। करेक्ट? यस सर, करेक्ट बात है। ओके सर, अब सर थोड़ा सा बातचीत अपने लोग कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो दोस्त, सबसे पहले मेरे को आप लोग को यह समझाना है कि देयर इज समथिंग सम मिसकंसेप्शन अबाउट दिस सब्जेक्ट। नंबर 1 कि सर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है ये। मैं आप लोग को बता दूं ये चीज तो आप लोग का चेंज हो जाएगा, बिकॉज सबसे पहले मैं बता दूं ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट देख रहे हो ना, इसमें नेशनल इनकम में सम्स है। गवर्नमेंट बजट और बीओपी में थोड़ा सा सम्स का डिस्कशन है, पर नेशनल इनकम में तो मेजर सम्स है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हो ना, इसमें सर याद कुछ भी नहीं रखना। जैसे माइक्रो इको हुआ करता था कि अगर आप लॉजिकली चीजों को समझ गए तो यू जस्ट हैव टू राइट योर ओन फीलिंग्स रिलेटेड टू पढ़ाई, नॉट दी अदर वे अराउंड, ठीक है। तो जो भी है वो चीज को आप लिख दो, नंबर इज योर्स। पहला बात, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर क्या कुछ बातें याद रखने की होंगी? जी हां, बट क्या वो इंटरेस्टिंग है? एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। किस तरह से, क्यों, समझ में आएगा। एकदम क्लास को एकदम लोएस्ट टोन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, सो दैट वी कैन पीक। ओके सर, आगे बात करो आप। एक बात मैं आप लोगों को यह बता दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस के बारे में बातचीत में कर रहा था। तो देखो यार, ऐसा है कि आप कहीं पे भी जाओ, इसके बाद 2 या 3 चीज आप लोग परस्यू करोगे। नंबर 1 बिजनेस, ठीक है, बिजनेस है तो फिर ठीक है, उतना ज्यादा हार्डकोर आपको नॉलेज का जरूरत नहीं है। यू जस्ट नो द इकोनॉमिक्स, यू जस्ट हैव टू नो द इकोनॉमिक्स ऑफ द बिजनेस, खत्म बात। बट चलिए, बहुत कम लोग हैं जो तुरंत क्लास 12 के बाद वो करते हैं, तो मैं बात करता हूं पढ़ाई का, ठीक है ना। सर अगर आप लोग पढ़ाई करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, सर ग्रेजुएशन में आप बीबीए करो, बीकॉम करो, मैं आ रहा हूं और भी कहां कहां ग्रेजुएशन का ऑप्शन है वो बात करूंगा, पर बीबीए करो या बीकॉम करो, सर इको है ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में। सर बीकॉम के बाद मास्टर्स कर लोगे, इको है सर, नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोग होते हैं जो आजकल मेरे को देख के खुशी होता है कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन भी करते हैं, आईएएस आईपीएस ये सब चीज। मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज का 3 लेवल होता है। अब ये 3 लेवल में जो होता है, सबसे पहले को बोलते हैं प्रीलिम्स, सेकंड को बोलते हैं मेंस एंड थर्ड वाला होता है अपना इंटरव्यू स्टेज। मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में इकोनॉमिक्स है एज अ सब्जेक्ट। और मजे की बात तो ये बताऊं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में आप लोगों को क्लास 12 का सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा जाता है।
और अपने कहां कहां भागते हैं, दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह। नहीं, दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, मेरा इको तैयार करवा देगा। मुंबई में ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, इको तैयार करवा देगा। तेरा क्लास 12 का बुक से आ रहा है। ये बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एक चीज और है जो अपने लोग कंसिडर ही नहीं करते, जबकि आप लोग में से काफी लोग को मैं जानता हूं, काफी को नहीं, बट आई एम श्योर कि एवरीबडी इज अ गुड स्टूडेंट इन दैट रिगार्ड। सर एक चैप्टर, एक कोर्स है पूरा का पूरा इको ऑनर्स। सर लोग करते नहीं है। इको ऑनर्स करते कौन है मालूम है? फायदा उठाना चाहिए ज्यादातर कॉमर्स स्टूडेंट्स को। आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, बट ज्यादातर फायदा उठा रहे हैं साइंस के स्टूडेंट्स। क्या है ये इको ऑनर्स? सर इको ऑनर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर बेसिकली आप लोगों का एनालिटिकल कैपेबिलिटीज देखा जाएगा। एक एग्जांपल जो इको ऑनर्स का आप लोग देखे हो, बस आप लोग को पता नहीं है। आप लोग सभी आईपीएल ऑक्शन देखे हो? हाँ, बैठ के ऐसे ऐसे बैठे हुए नहीं हो टीवी के सामने, दैट कैन बी द केस, बट हाँ होते हुए देखे हो। मैं बता दूं, आप लोग देखे होंगे कि ओनर्स के साथ जो टीम के ओनर्स हैं, 3-3 जन लैपटॉप लेके बैठता है। अब तीनों जन लैपटॉप में बैठ के पबजी तो खेल नहीं रहा है, कुछ काम का ही कर रहा है। इको ऑनर्स एनालिसिस, ये जस्ट छोटा सा एग्जांपल है जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ, नॉट टॉकिंग इन बिग टर्म्स। आरबीआई, कोई भी बैंक के चेयरपर्सन सर ज्यादातर इकोनॉमिस्ट्स होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इको ऑनर्स डिमांड क्या करता है आपसे, दो चीजों में, नॉलेज, अच्छा नॉलेज, एक्सपर्ट हो आप तो वेरी गुड। मेरे को लकी फील होता है कि मेरे को भगवान ये दो सिखाने के लिए पृथ्वी पे भेजा, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर इस दोनों में आप ब्रिलियंट अगर आप हो कहीं पर भी किसी भी चीज में, तो आपका तो सर अपार पॉसिबिलिटीज है। बट अगर आप अच्छे भी हो, और अच्छा होना रिक्वायर्ड ओनली वन थिंग, पता है? कि क्लास में बस सुन लो अच्छे से और घर पे जाके एक बार रिवाइज, बस खत्म। दैट्स ऑल आई एम आस्किंग यू, एंड यू आर ऑलरेडी इन दैट अच्छा कैटेगरी। अच्छा लोग भी फर्स्ट ईयर में ही वहां पहुंच जाता है जो काफी प्रोफेशनल लोग नहीं पहुंच पाता है लंबा लंबा समय में। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ इको ऑनर्स, द पोटेंशियल ऑफ इको ऑनर्स एज वी कॉल इट। फर्स्ट क्लास है, इसीलिए छोटा सा इंसाइट इनटू द सब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सर बात तो सही है। ओके, अब बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टॉपिक दो पार्ट्स में, जैसा कि मैं बोला, मैक्रो इकोनॉमिक्स और अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें डिवाइडेड है। परफेक्ट जी सर, बिल्कुल। माइक्रो में हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? माइक्रो में हम लोग इस तरह का टोन में बात कर रहे थे, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा, है ना? तब कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी यूज करते थे। कार्डिनल में मार्शल का अप्रोच था, ऑर्डिनल में हिक्स एंड एलन था। जब अपने लोग फिर प्रोडक्शन में मूव किए थे, प्रोडक्शन में अपने लोग बात करते थे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा? टीआरटीसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच। बट बात हो रहा था एक इंडिविजुअल का, एक इंडिविजुअल पर्सन का, एक इंडिविजुअल कंपनी का, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का। यहां पर सर बात होगा इकोनॉमी का। क्लास 12 का मेन फोकस है, बात होगा इकोनॉमी का। अब ये जो इकोनॉमी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है अगेन। एक होगा जब इकोनॉमी का आप लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होगे, इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग कैसे चल रहा है आप लोग ये बात कर रहे होगे, सर दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं आज आप लोगों को एक्चुअल में पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ आप लोग को, तो मैं यही बात कर रहा हूँ, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। सेकेंड पार्ट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओ माय गॉड, ब्रिलियंट। इसमें क्या होगा पता है? इंडिया का अपने जर्नी देखेंगे, इंडिया का अपने जर्नी देखेंगे। आज मैं सबका ग्लिम्स दूंगा आप लोग को, चिंता मत करना आप लोग, फर्स्ट क्लास है। सर किस बात का जर्नी देखेंगे अपने लोग? टॉपिक का नाम ही समझ में आ रहा होगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया का इकोनॉमी किस तरह से डेवलप किया विथ टाइम। 47 में, 1947 में क्या हाल था, से लेकर एज वी स्टैंड इन 2021 क्या हाल है, व्हाट वाज द जर्नी सो फार, इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड डेलिबरेट अपॉन। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल। ओके सर, सो सर स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, एक बात मैं बता देता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चैप्टर्स है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आएगा। मैं बोला देखो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और इसका वेटेज देखोगे मार्क्स का, सर 10 to 15 मार्क्स, 10 लिखा हुआ है बट 10 to 15 मार्क्स, और सिर्फ सुनने भर का चैप्टर है।
सम्स भी है इस चैप्टर में, मनी एंड बैंकिंग 2 क्लास का चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा 3 क्लास, और वेटेज 6 से 7 मार्क्स। ये मैक्रो का बातचीत कर रहे हैं आपसे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सेम 8 to 10 मार्क्स, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी 6, बैलेंस ऑफ पेमेंट सेम 6 मार्क्स का, राइट। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी सेम चीज है, 1947, 1990 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। चलिए अब आइए थोड़ा सा डिस्कशन इनटू बोथ द कैटेगरीज करें। बोथ द कैटेगरीज का मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला यूनिट जो 40 मार्क्स का, उसके बारे में थोड़ा सा जाने कि क्यों सीबीएसई क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया, क्या प्यार है इससे, एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला जर्नी को अपने कवर करते हैं, राइट। ओके सर, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके रोशनी, गॉट योर रिस्पॉन्स। चलिए सही है, बातचीत करो सर आप। मैं बोला ओके बातचीत करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं इंडियन इकोनॉमी का एक पिक्चर दिखाने का, 40 मार्क्स का जो कंसेप्ट है उसका एक पिक्चर, उसका एक जर्नी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अप्रिशिएट कीजिएगा अगर समझ आया तो, उसके बाद अपने लोग नेक्स्ट वाला में चलेंगे, ठीक है ना। तो इंडियन, एक दो बात और बताना जरूरी लग रहा है तो एक बार बता देते हैं। बताइए सर क्या? एक दो बात और बताना जरूरी लग रहा है इसलिए बता दे रहे हैं। सबसे पहले सुन लीजिएगा, होता क्या है ना, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को जब आप लिख रहे हो तो लाइफ अनफेयर लगना चाहिए, मतलब पेपर लेंदी लगना चाहिए। अगर सर पेपर लेंदी नहीं लग रहा है, मतलब कुछ आंसर छूटा है या आपको कुछ कोई ऐसा चीज है जो आता नहीं है, तो अगर अच्छा आपका पेपर अच्छा गया या खराब, इस बात का आंसर करना है तो ये देख लीजिएगा पेपर लेंदी लग रहा था कि शॉर्ट लग रहा था तो सर प्रॉब्लम है, आंसर में गड़बड़ है, और लेंदी लग रहा था तो सही है, नॉर्मल है। इकोनॉमिक्स पेपर इज सपोज टू बी अनफेयर, एक बात नंबर 2, अपने लोग किसी भी आंसर को जब शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर तो अपने बहुत प्यार से लिखते हैं। शाहजहां भी जब ताजमहल बनाया था उतना प्यार से नहीं बनाया होगा, अपने जो शुरुआत करते हैं, है ना, कुछ इस तरह से सोल्यूशन 1 एकदम डेकोरेट कर करके लिखेगा, है ना, 2 ठो डॉट देगा वो अलग, ऐसे करके लिखेगा हम लोग प्यार से। और बीस्ट मोड एक्टिवेट होता है जब मैम बोलती है टाइम होएगा चे पेपरटा दाओ, तब धूमधाम चालू कर देता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हैंडराइटिंग कंपटीशन में तो तुम गया नहीं है, लिखना बदतमीजी से लिख। हम हमेशा एक बात बोलता है, जीवन में प्यार अधूरा रह जाए चलेगा, क्या अधूरा नहीं रहना चाहिए? पेपर। सर पेपर अधूरा रहना नहीं चाहिए, हितेश शर्मा मत, ठीक है। तो ये याद रखना, पेपर पूरा करने मांगता है। ओके सर बात तो आपका समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से बीस्ट मोड में लिखो, पेपर सबमिट, पेपर खत्म करना है सर। और आप लोग को सारा आंसर आ रहा होगा इन योर बोर्ड एग्जाम, ये अश्योरेंस तो मैं यहां पर बैठ के दे रहा हूं आपको, ऑन रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो इससे ज्यादा प्रूफ आपको क्या चाहिए? कल को हम ये बोल भी नहीं सकता कि नहीं हम तो बोला नहीं था मेरे भरोसे रहो, मैं तो बोल रहा हूं मेरे भरोसे रहो, बस सुनो अच्छे से। सर गॉट योर पॉइंट। अब मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जर्नी पर लेकर चलता हूं, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, जो बात बोल रहा हूं सब कुछ को कनेक्ट करूंगा, तो प्लीज सुनिएगा ध्यान से बात को, है ना। इंडिया बैक इन 1700s 1600s आई वुड से, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडर हुआ करता था। मतलब वर्ल्ड में अगर 100 गुड्स बिक रहा है ना, आउट ऑफ एवरी 100 प्रोडक्ट्स सोल्ड इन द वर्ल्ड 30 आर बीइंग सोल्ड फ्रॉम इंडिया। आज के डेट पर अगर किसी के पास आईफोन है तो माना जाता है यार क्लास अपील है, स्टेटस सिंबल माना जाता है। इंडिया का कपड़ा उस समय वर्ल्ड में कोई भी पहन रहा है ना 1600 में, तो माना जाता है क्लास अपील कि यार ये तो सच में रिच है, नोबल पर्सन है। इजिप्ट, रोम, इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्तुगीज, सर सब कोई फैन इंडिया का कपड़ा का, इंडिया का स्पाइसेस का, सब कोई झमेला कर रहा है इसके लिए। दैट वाज द कल्ट ऑफ इंडिया आई वुड से। 27% इन द वर्ल्ड शेयर 1600s, बैक इन 1600s।
अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल ये बात है। थोड़ा सा अपने लोग करीब आते हैं 1600 के, जब आप लोग करीब आते जाओगे, यू नो, राउंड अबाउट 1700 1740 पोर्तुगीज लोग इंडिया आया, ब्रिटिश लोग इंडिया आया और फ्रेंच इंडिया आया। तीन लोग इंडिया आया, तीन पार्टीज, पोर्तुगीज, फ्रेंच और ब्रिटिश। डच भी आया था बट डच भाग गया था फटाफट। पोर्तुगीज, फ्रांस और ब्रिटेन का लड़ाई हो रहा है। इंडिया में अपना बिजनेस कौन सेटअप करेगा, अपना बिजनेस कौन सेटअप करेगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया था। अपने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो सुना है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं सुना है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, इंडिया में आया। ये लोग इंडिया में जब आया दोस्त, वॉर वॉर स्टार्ट, नहीं हम कंट्रोल करेगा, हम कंट्रोल करेगा, हम कंट्रोल करेगा। पोर्तुगीज वर ड्रिवन ऑफ, पोर्तुगीज तुरंत निकल गया। वो लोग गोवा का पोर्ट में ही था, गोवा में ही पार्टी की और निकल लिया वहीं से। ज्यादा कुछ यू नो इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड इंडिया में नहीं कर पाया। राइवलरी रहा दो के बीच में, फ्रेंच और द ब्रिटिश। अपने ये पता है कि ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट लेट मी टेल यू, इन दैट टाइम पीरियड फ्रेंच वाज आल्सो ऑक्यूपाइंग इंडिया, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट मे बी साउथ, कोरोमंडल और करेक्ट। इसलिए जब आप लोग साउथ में जाओगे ना, तो वहां पे फ्रेंच कल्चर आप लोगों को दिखेगा, या फ्रेंच आर्किटेक्चर आप लोगों को दिखने का मौका मिलेगा। खैर जो भी है, ये कंसेप्ट था। तो ओवरऑल फ्रेंच का कंट्रोल कम था, ब्रिटिश का कंट्रोल ज्यादा था। 1757 में बैटल ऑफ प्लाजी होता है, जिसके बाद ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल इंडिया पे आता है। 1757, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1757 के बाद जब ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करने लगता है, उसके बाद ब्रिटिश एक एक करके डिवाइड एंड रूल एंड सो मेनी अदर पॉलिसीज लाता है और पूरा इंडिया को कैप्चर मारता है। सबसे पुअर कंडीशन कर देता है ब्रिटिश दो चीजों का, हमारे बिजनेसेस का और हमारे एग्रीकल्चर का। अब ब्रिटेन में उस समय क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री सेटअप हो रहा था, मशीन सेटअप हो रहा था। मैं बात कर रहा हूं 1800 के आसपास का। जब साहब ब्रिटेन में ये सारी चीजें हो रही है, तो ब्रिटेन क्या चाहेगा कि ब्रिटेन का इंडस्ट्रीज डेवलप हो। इंडिया को क्या यूज करने लग गया ब्रिटेन, जो भी प्रोडक्ट था, मतलब टेक्सटाइल और ये सब, इंडिया को रॉ मटेरियल का सोर्स की तरह यूज करने लग गया, और ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बनकर दुनिया में बिकने लगा। अब इंडिया का गुड्स नहीं बिक पाए, अब इंडिया का गुड्स नहीं बिक पाए, अगर इंडिया का गुड्स नहीं बिक पाए, उसको इंश्योर करने के लिए ब्रिटिश क्या किया, इंडिया का गुड्स नहीं बिक पाए उसके लिए ब्रिटिश क्या किया, एक बार छोड़ दीजिए बाकी कर लेंगे। ओके, सॉरी, बिल्कुल टैक्सेस। टैक्सेस मतलब 200% टैक्स लगता था इंडियन कमोडिटीज पे। मतलब अगर 10 रुपया का चीज है तो 200% टैक्स लगा रहा है, मतलब 20 रुपया तो टैक्स लगा रहा है, 30 रुपया कलेक्ट कर रहा है। नेचुरली इंडियन गुड्स बिकेम अनअट्रैक्टिव टू द वर्ल्ड, और वहीं पर ब्रिटिश का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, धमाधम 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 माल बेचे जा रहा है बाहर में। लॉजिकल है, खत्म हो गया अपना अपना जो इंडस्ट्रीज है यहां पर, खत्म हो गया सर। व्हाट एल्स वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर इंडस्ट्रीज बैक हियर। सर बात तो आप सही बोलते हो, आगे बोलो सर आप। ब्रॉडली स्पीकिंग आता है 1947, आफ्टर अ लॉट ऑफ मार्च एंड लॉट ऑफ लड़ाई झगड़ा, मार्चेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, 47 में हम लोग आते हैं। 47 में इंडियन इकोनॉमी पूरा का पूरा रुक गया, खत्म, डिस्ट्रॉयड। रुक चुका है मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर रुक चुका है। क्यों एग्रीकल्चरल सेक्टर क्यों रुक चुका है सर, एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए रुक चुका है बिकॉज क्या होता था, पीजेंट्स लोग पे ब्रिटिश टैक्स लगाता था कि भाई पीजेंट्स, तेरा जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका हम इतना तो लेगा ही लेगा, ऐसा ब्रिटिश बोल रहा है। अब वो बेचारा गरीब पीजेंट लैंड का डेवलपमेंट पे ध्यान दे कि ब्रिटिश का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, क्योंकि अगर ब्रिटिश का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा तो खुद भूखा रह जाएगा। 1943 का बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अभी मेरे को ध्यान आ रहा है। बंगाल में फमाइन आया। फमाइन मतलब इट वाज टोटली ड्राई इन द सेंस कि देयर वाज नो फूड फॉर पीपल। सर 2 मिलियन लोगों का डेथ हुआ था बंगाल में, 20 लाख से 30 लाख लोगों का डेथ हुआ था। यहां से एक, और क्यों पता है, इसलिए नहीं कि खाना नहीं था, खाना था। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 39 to 45, 1939 to 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ब्रिटिश बोला कि नहीं, ये लोग को रहने दो भूखा, अपना सोल्जर्स लोग को वॉर में जरूरत पड़ सकता है। सोल्जर्स लोग को सप्लाई मिल चुका था, एक्स्ट्रा भी स्टोर कर रखा है।
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय हुआ करता था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल के पास ये जाता है मैसेज कि साहब इंडियंस लोग भूखा मर रहा है। विंस्टन चर्चिल बोलता है लेट दोज रेट्स डाई, व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट। 1943 47 में चलता करे, चलो उखड़ो, निकलो यहां से, जबरदस्ती का टाइम पास काय को करना। 47 में ब्रिटिश खत्म हुआ। 47 में इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल अज्यूम करता है, इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल आता है। अब इंडियन गवर्नमेंट 46 में, क्योंकि 46 में पता चल गया था कि ब्रिटिश जा रहा है, तो 46 में इंडियन गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब कि देश आगे कैसे चलेगा, एक टीम बना था जो इस बात को प्लान करेगा और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। करेक्ट। 46 में बनना शुरू हुआ, 49 में बन गया। 26 नवंबर 1949 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। हर बात का रेलेवेंस है जो भी बता रहा हूं, बस सुनते चलना, कनेक्ट करना मेरा काम है। 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो गया इंडिया पे, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बन रहा है इंडिया में। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हो गया, इसको सेलिब्रेट करने को। अब एक डिसीजन हुआ उस समय कि इंडिया फॉलो करेगा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, जिसमें लीड गवर्नमेंट का रहेगा। सर समझ नहीं आया आपका बात। दुनिया उस समय 45 में वॉर खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। जब 40, हर बात को सुन लेना, 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उस समय वर्ल्ड बाइपोलर हो गया था। क्या हो गया था? बाइपोलर। सर बाइपोलर का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स पैदा हो चुके थे। कौन दो सुपर पावर्स? एनीबॉडी? क्लोज, वेरी गुड। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड नॉट रशिया बट रशिया का प्रीडेटर, वेरी गुड, यूएसएसआर। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एक बार, क्योंकि अपने बात यूएसएसआर का किए तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं क्लास 9 एंड क्लास 10 सीबीएसई एसएसटी के अंदर। 9 में स्पेसिफिकली, क्लास 9 एसएसटी, रशियन रेवोल्यूशन 1917, किंग जार निकोलस को निकाल के फेंकता है। कौन निकाल के फेंकता है? लेनिन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है, बेसिकली एक रेवोल्यूशन होता है रशिया के अंदर, जिसके तहत लेनिन एक लीडर रहता है, उसका पार्टी का नाम है बोल्शेविक, और वो लोग फाइट कर रहा होता है अगेंस्ट द किंग इन रशिया, जिसका नाम होता है जार निकोलस द सेकंड। जार निकोलस द सेकंड को उखाड़ के फेंकता है 1917 में। 1922 में फॉर्म होता है यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है बेसिकली सर? रशिया प्लस 15 अदर कंट्रीज, एक नया कंट्री बनता है जिसका नाम होता है यूएसएसआर 1922, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सर कुछ कंट्रीज का एग्जांपल का नाम दोगे? यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, लातविया, लिथुआना, ये सारी कंट्रीज उसके मेंबर बने। 1922 का मैं बात कर रहा हूं आपसे। अब सर उस समय वर्ल्ड हो गया था बाइपोलर, एक तरफ था अमेरिकन सुपर पावर और एक था यूएसएसआर का पावर। अब अमेरिका जो था वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करता था। सर व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी? सर जनाब, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा आइडियोलॉजी जिसके अंतर्गत, जिसके तहत द लॉजिक इज बेसिकली कि बिजनेसमैन को काम करने दो, गवर्नमेंट बिजनेसमैन को कंट्रोल करेगा, बट एवरी डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय बिजनेसमैन। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है। गरिमा कैन स्टार्ट हर बिजनेस, अनुभव कैन स्टार्ट हर बिजनेस, हितेश कैन स्टार्ट हिज बिजनेस, choice is yours. Government will make laws and keep a control on you, keep an eye on you, but the economy will be run by who? The business class, the private businesses. There will be complete freedom. अमेरिका इस चीज से काम कर रहा था। अच्छा, जब बात अमेरिका का हो रहा है तो मैं वापस एसएसटी में लेकर चलता हूं। 1873 अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री जिसमें रिवॉल्यूशन हुआ था, एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन हुआ था, एक फ्रीडम के लिए रिवॉल्यूशन हुआ था। अमेरिका 1873। अमेरिकन रेवोल्यूशन से कौन इंस्पायर हुआ था? फ्रांस। 1879 फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1873 अमेरिकन रेवोल्यूशन, 1879 फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद सीधा रशियन रेवोल्यूशन होता है 1917 में। मतलब वर्ल्ड वाज स्प्रेडिंग देन। खैर जो भी है, तो अमेरिका समझ गया था बहुत जल्दी आफ्टर हिट एंड ट्राई कि भैया कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इज द बेस्ट, जहां लोगों को करने दो जो उनको करना है।
उस तरफ है यूएसएसआर। साहब यूएसएसआर है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। क्या? सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मतलब एवरीथिंग शुड बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब सारा रिसोर्सेज का ओनरशिप किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट सारा डिसीजन मेकिंग करेगा, लोग खाली एक एम्प्लॉय की तरह रहेंगे गवर्नमेंट का। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो कि अभी चाइना भी फॉलो करता है। पूरा यू आर ओनली एस एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द डे यू आर बोर्न टू द डेथ। ठीक है ना? क्योंकि बात यूएसएसआर का हो रहा है तो मैं बता दूं कि यूएसएसआर इसी आइडियोलॉजी को 1922 से रन कर रहा था। लेनिन पहले आया, लेनिन के बाद कौन आया? आपका स्टालिन, जोसेफ स्टालिन 1943। जोसेफ स्टालिन के बाद आपका ये लोग अदर लीडर लाइक निकिता क्रुश्चेव और ये लोग आया। ये लोग सब कोई सेम। एकदम लास्ट के टाइम पे एक लीडर आया जिसका पर्पस था कि रशियन इकोनॉमी को थोड़ा खोले, यूएसएसआर की इकोनॉमी को थोड़ा खोले, थोड़ा सा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में लेकर जाए। जब ये हुआ तो यूएसएसआर ही डिसइंटीग्रेट हो गया। 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, चलो बैक टू द पॉइंट आते हैं। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हो गया एक तरफ जो अमेरिका का था, एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था जो कि इस समय यूएसएसआर का था एंड चाइना जैसी कंट्रीज का था। बीच में इंडिया बोला, 1947 में इंडिया आया। इंडिया बोला एक प्रॉब्लम है। अब उस समय क्या हो रहा था देखिए, इंडिया के साथ साथ एक और कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था। कौन? पाकिस्तान। अमेरिका और यूएसएसआर सबको अप्रोच कर रहा है, आइए आप आइए, आइए आप आइए। पाकिस्तान चला गया अमेरिका के गोद में खेलने। पाकिस्तान, इंडिया उस समय माथा लगाया। और मैं बता दूं, बहुत बार ऐसा होगा कि मैं इंडिया की किसी पॉलिसी के बारे में आपको बोलूंगा गलत था, बट मैं बता देता हूं इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हैज बीन द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एस लेवल फॉरेन पॉलिसी। बताता हूं क्या। 46-47 के टाइम पे नेहरू साहब बोले कि साहब अगर हम किसी भी एक विंग को फॉलो करता है ना तो यह तय है कि दोबारा वॉर होगा, और वॉर होगा तो हम लोग अभी इंडिपेंडेंट हुआ है फिर से किसी वॉर में फंस जाएगा। तो नेहरू साहब, बहुत सारी उस समय अफ्रीकन कंट्रीज भी इंडिपेंडेंट हो रही थी, सबके साथ मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। ना आपके साथ ना आपके साथ, जिसके साथ अच्छा दोस्ती होगा जिस चीज में हम दोनों के साथ मेंटेन करेगा। आपके साथ गया तो इसके साथ नहीं, इसके साथ गया तो इसके साथ नहीं, दैट इज नॉट द गेम वी विल प्ले। हम लोग तो दोनों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेगा। इस आइडियोलॉजी को अब इंडिया अडॉप्ट कर लिया था। अब आप लोग समझिए इंडिया का पोजीशन, इंडियन गवर्नमेंट का पोजीशन, जब वो लोग 1951 में इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम कर रहा था। अगर 1951 में इंडियन गवर्नमेंट बोलता है हम लोग कैपिटलिस्ट है, मतलब इनडायरेक्टली ये अनाउंस कर रहा है कि हम लोग अमेरिका के साथ है। अगर बोलता है कि हम लोग सोशलिस्ट है तो अनाउंस कर रहा है कि हम लोग यूएसएसआर के साथ है। बोल दिया हम लोग मिक्स्ड है, बोल दिया हम लोग मिक्स्ड है। अब आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि सर एक मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे रन कर सकती है? मैं बोला साहब एक मिक्स्ड इकोनॉमी इस तरह से रन करती है कि कुछ बिजनेसेस रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, जबकि कुछ बिजनेसेस ऐसे रहेंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर रन करेगा। खत्म बात। कुछ बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर रन कर सकता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, और कुछ बिजनेसेस गवर्नमेंट करेगा जिसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे आज के डेट पे रेलवेज, प्राइवेट सेक्टर रन करता है क्या रेलवेज? नहीं। मनी प्रिंटिंग गवर्नमेंट करता है, आरबीआई ये लोग नहीं करता है। सर लॉजिकल है। तो गवर्नमेंट सोचा कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल रन करेंगे, लेकिन उस समय जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल था उसमें ज्यादा पावर्स किसके हाथ में था? गवर्नमेंट। क्यों पता है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को कुछ भी करना है ना, सब चीज के लिए परमिशन किससे लेना पड़ेगा? गवर्नमेंट से। तो बोलने को तो मिक्स्ड इकोनॉमी था, बट ज्यादातर ना ये जो मॉडल था हमारा वो सोशलिस्ट था। लिखने को तो मिक्स्ड इकोनॉमी लिखेंगे, बट ज्यादातर पावर्स किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में। सर समझ में आया? तो गवर्नमेंट चालू करता है अपना इकोनॉमी को ड्राइव करना 1951 से। सर इंडिपेंडेंट तो 47 में हुआ, आप 51 क्यों बोल रहे हैं? मैं क्या बोला, 1949 तक का एंड तक तो साहब इसी चीज में टाइम लग गया, इसी चीज में टाइम लग गया, ये डिस्कशन करने में टाइम लग गया कि इकोनॉमी को रन किस मॉडल पे करना है। तो 1951 में फर्स्ट इलेक्शन ही फर्स्ट टाइम 50 में हुआ था, 1950 में। फिर फाइनली 1951 में गवर्नमेंट फॉर्म हुई
और हर गवर्नमेंट का एक इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट आया, और ये इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट पता है कौन लेकर आया था? 1943 में जोसेफ स्टालिन लाया था रशिया में, मतलब यूएसएसआर में। आई वुड से एक फीलिंग आ रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का एक सॉफ्ट कॉर्नर था टुवर्ड्स यूएसएसआर, क्योंकि मॉडल में भी ज्यादातर कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का ही था इकोनॉमी पे। और इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी, जो 5 ईयर प्लान सुने हो ना आप लोग, कि कोई भी गवर्नमेंट आती है अपना 5 साल का प्लान लेकर आती है, वो स्टालिन लेकर आया था, वो स्टालिन लेकर आया था। एक बात मैं आपको बताऊं, स्टालिन किसका फॉलोअर था? लेनिन का, जो स्टालिन के ठीक पहले हुआ करता था। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को कि लेनिन को छोटा आदमी मत समझना, लेनिन का एक फेमस आदमी लेनिन का फैन था इंडिया में, भगत सिंह। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ वो लेनिन का ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे। आइडियोलॉजी, बिकॉज दे वर ऑफ द सेम आइडियोलॉजी कि कुछ भी करना है फ्रीडम के लिए। ये बात भी मैं आप लोगों को बता दूं। खैर जो भी है, तो इंडियन गवर्नमेंट 5 ईयर का प्लान लेकर आता है, जिसके तहत जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी वो कंट्री का इकोनॉमी के लिए क्या करेगी आने वाला 5 साल में, वो लेकर आएगी। कूल सर, बात तो कूल है। चलते गया चलते गया चलते गया। प्रॉब्लम ये हुआ इस दौरान 1951 से 1990 तक बोल रहा हूं, 1951 से 1990 तक बोल रहा हूं। प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? इंडियन गवर्नमेंट रन करना चालू की इकोनॉमी को। 1951 से 1990 तक बहुत कुछ अच्छा हुआ, मैं बताऊंगा क्या अच्छा हुआ, बट ओवरऑल क्या हुआ मालूम है आप लोग को? ओवरऑल इंडिया पूरा का पूरा डूब चुका था। पता है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को खर्चा करना था, पड़ रहा था लोगों के ऊपर। गवर्नमेंट जिस भी चीज पे खर्चा करता था, लोग क्या तो पढ़ते नहीं थे, और पढ़ते थे तो बाहर चले जाते थे। सिंपली स्पीकिंग, इंडियन गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही थी, उसका बेनिफिट्स इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा था। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा इकोनॉमी बंद था। बाहर से ना माल आएगा, ना बाहर माल जाएगा। सर अगर आप हर तरह से अटका के रखे थे, और साथ में जो गवर्नमेंट बॉडीज थी, गवर्नमेंट बॉडीज में लोग जो काम करते थे उनका सैलरी होता था फिक्स्ड। सर काम करे या नहीं करे सैलरी तो मिलना है, काम करते नहीं थे, बॉडीज भी लॉसेस में जा रही है। प्लस कोई भी गवर्नमेंट को अगर आना है पोजीशन पे, तो लोगों को नौकरी प्रॉमिस करती थी, और जब आ जाती थी तो लोगों को नौकरियां दे देती थी, और धराधर पैसे दिए जाती थी, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि इससे तो इंडिया का इकोनॉमी पूरा खराब हो रहा है। 1990 में नौबत आ गया, देश बिकने वाला, मतलब इंडिया बिक जाएगा, वो नौबत आ गया था 1990। उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह साहब जाते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, 4 बिलियन का लोन लेने, $4 बिलियन कि साहब लोन चाहिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बोलते हैं कि साहब लोन देने में इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को लोन देने से। प्रॉब्लम सर ये है कि आप लोग का इकोनॉमी बंद है, आप 4 बिलियन भी डुबा देगा, पक्का है डुबाएगा आप लोग। सिंह साहब बोले कि क्या करना है? बोले कि आप लोग अपना इकोनॉमी को खोलिए, प्राइवेट सेक्टर के पास कोई फ्रीडम ही नहीं है। आप लोग बोलने को मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट सब चीज को, प्राइवेट सेक्टर को टॉयलेट भी जाना है तो आप लोग से परमिशन लेके जा रहा है। काय का इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर के पास कोई फ्रीडम ही नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप लोग बंद कर रखा है, इकोनॉमी खुलेगा नहीं तो कहां से आपका चलेगा? मनमोहन सिंह बोला चिल, गिव मी द मनी, आई विल डू इट। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दे दिया। 1991 में इंडियन इकोनॉमी खुल गया, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी सब आना चालू हुआ। 72 में था, 1972 में भी कोको कोला और ये सब था, बट जाना पड़ा ये लोग को, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का पॉलिसी था कि सिर्फ इंडियन कंपनीज इधर पे रहेगा, बाकी सब कट लो। ओ सर ऐसा बात है? हाँ ऐसा बात है सर। अब आप कहना क्या चाहते हो मैं बता रहा हूं। तो 91 के बाद इंडिया अपना एक अलग ग्रोथ पॉलिसी अडॉप्ट किया। मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि 1950 से 1990 का पीरियड ओवरऑल फेलियर था, बट क्या उसमें सक्सेसेस थे? ब्रिलियंट सक्सेसेस थे, स्पेशली द ईयर ऑफ 1960s। प्लीज याद रखिएगा, ईयर ऑफ 1960s। सर ऐसा क्या खास बात हो गया, इतना क्यों खुश है आप उस ईयर से? मैं बोला बता देता हूं। जब ब्रिटिश गया ना, इंडिया एक हंगरी कंट्री था। इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। But the surprising thing to note is a country which has main occupation agriculture is the country which is unable to feed its own population.
करना क्या है सर? चलिए बात 60s में, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये नहीं बाहर से अपने को इंपोर्ट करना पड़ता था अपना रिक्वायरमेंट्स, इंडिया को बाहर से अपना रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ता था। सोचो कितना शर्म का बात है सर। फिर हुआ क्या सर? 1960s मैक्सिको में आया रेवोल्यूशन। मैक्सिमम में 1950s में एक वैरायटी ऑफ सीड प्रिपेयर हो गया था जिसको बोलते थे HYVs, हाई यील्डिंग वैरायटीज। ये सीड का खास बात क्या था कि एक सीड 4 गुना प्रोडक्शन दे सकता है एक ऑर्गेनिक नॉर्मल सीड से। नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन इधर लाया गया। MS स्वामीनाथन, इंडिया से गवर्नमेंट से एसोसिएटेड थे स्वामीनाथन साहब, वो बात करके इंडिया में क्या लेकर आए? ग्रीन रेवोल्यूशन। कब? 1960s के दौरान। शुरुआत कहां हुआ? हरियाणा, पंजाब, ये सब एरियाज में, और फिर अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द कंट्री हुआ। दमादम ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s इंडिया में आया। सक्सेस नंबर 1 ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 2 व्हाइट रेवोल्यूशन 1960s में आया। এটা क्यों है सर व्हाइट रेवोल्यूशन? लोग भूखे हैं। मिल्क, गाय इंडिया में सबसे ज्यादा है पर इंडिया सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोड्यूसर नहीं था वर्ल्ड में। क्या चल रहा है? इंडियन गवर्नमेंट जब रिसर्च की तो पता चला कि लोग अपने मिल्क लेते हैं गांव काऊ से, आसपास जाते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है तो फेंक देते हैं। मिल्कमैन, क्या हो रहा है? वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं, बोलते हैं कोऑपरेटिव सिस्टम सेटअप करते हैं जिसके तहत क्या होगा कि हम लोग मिल्कमैन को ये नहीं बोलेंगे कि कंज्यूमर को मिल्क पहुंचाओ, हम लोग बोलेंगे हम लोग के पास मिल्क लाओ, हम लोग मिल्क को पैक करेंगे और हम लोग कंज्यूमर को बेचेंगे। कूल आइडिया। फिर फॉर्म होता है अमूल। यही है अमूल। सर मिल्क इंडिया एक्सपोर्ट करने लग गया उसके बाद। इंपोर्ट तो रहने दीजिए, अपना पॉपुलेशन तो फीड कर ही रहा है, एक्सपोर्ट करने लग गया था सर उसके बाद। दैट वाज द कल्ट दैट वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अमूल। क्या बात करते हो सर? सच्ची? हाँ सच्ची। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, बात यहां थोड़ी खत्म होता है सर। अब इंडिया में लोगों को एक चीज समझ में आने लग गया था, और सर वो क्या कि राजीव गांधी 1981 प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। राजीव गांधी को एक चीज समझ में आ गया कि अब टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्क इंडिया में चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 1981। अब राजीव गांधी साहब बोले कि हमारे पास तो ये नहीं है। एक इंडियन अमेरिकन जो कि उस समय अमेरिका में बेस्ड थे, सैम पिट्रोडा, उनको बोले कि भाई करो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ क्रिएट करो इंडिया में की होच्छे एटा। अच्छा सर ये बात हुआ? जी हाँ सर ये बात हुआ। तब स्टैब्लिश हुआ जो अपने बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। 3 रेवोल्यूशन तो बोल दिया। 1960s में एक और रेवोल्यूशन हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे आता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब उस समय हमारे कंट्री में हुआ करते थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि एडुकेशन सेक्टर को और बढ़ाओ। 10 गुना बढ़ गया था 60s में एडुकेशन सेक्टर, या एडुकेशन पे फोकस। एक फन फैक्ट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का महानता ऐसा है कि एक हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जो उनसे एडवाइस लेता था, एडोल्फ हिटलर। What I'm trying to come to is by telling all these things कि what was the level of India and what kind of people were present in India। तो अगर अपने बात करें फादर ऑफ 4 रेवोल्यूशंस तो एक एक करके बात करेंगे। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्वामीनाथन साहब, मिल्क रेवोल्यूशन यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन सैम पित्रोडा, टीचिंग रेवोल्यूशन या एडुकेशन रेवोल्यूशन सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर इतना बात सबको समझ में आया? हाँ ना बोलना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सारा चैप्टर टच करके आया हूं। कहानी लग रहा होगा ना? नहीं, हम बिना स्वार्थ के कुछ किया ही नहीं है जीवन में, ये भी क्यों करेगा? आइए अब आपको दिखाता है सारा चैप्टर। ओ माय गॉड,
चैप्टर नंबर 1, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 तक ब्रिटिश क्या हालत किया था इंडिया का, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया हम आप लोग से, यस और नो? एग्रीकल्चर का क्या हालचाल किया था ब्रिटिश, कि फार्मर लोग से टैक्स लेता था और फार्मर लोग प्रोडक्शन नहीं कर पाता था, क्योंकि ब्रिटिश को सारा पैसा दे देता था तो लैंड पे काम ही नहीं कर पाता था। बेसिक में मैं बताया आप लोग को, वो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर 1 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर मैं बोला 47 के बाद इकोनॉमी का कौन कंट्रोल लिया, इंडियन गवर्नमेंट। कब तक कंट्रोल लिया, 1990 तक। चैप्टर नंबर 2 है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक 1990 में क्या कंडीशन रखा था इंडियन गवर्नमेंट के सामने, कि अपना इकोनॉमी को खोलना होगा, प्राइवेट सेक्टर को और फ्रीडम देना होगा, यस और नो? यस सर। चैप्टर नंबर 3 एलपीजी, इंडियन इकोनॉमी ऑन 1991। 4, 5, 6 क्या है, जहां पे हम लोग पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेशन, ये सारी चीजों पर बात करेंगे। मैं आप लोगों से चाइना के बारे में बात कर रहा था, राइट? लास्ट चैप्टर। कहा था ना लिंक होगा सारा बात, ये है सर। एक बार सिलेबस में चलिए, ओके। देख लो देख लो, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947, 47 टू 90 एंड 1991। कंपैरिजन विद द नेबर्स, चाइना। कंडीशन ये है कि सुनना ऐसे ही पड़ेगा जैसे अभी सुने, खाली एक ग्लिम्स दिया गया आप लोग को, समझ में आया ना कि पूरा का पूरा ये जो यूनिट है 40 मार्क्स का, ये क्या है। चैप्टर वाइज तो पिक करेंगे तो और डिटेल में बातचीत करेंगे नेचुरली। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। अपने अब देखते हैं थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं बता दूं आप लोगों को, एक्चुअली में मेरा जो इंटेंशन है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का, दैट इज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स ओनली, जिसका नाम ही है नेशनल इनकम, जिसका नाम ही है नेशनल इनकम, ठीक है? ओके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों नेशनल इनकम का जो चैप्टर है ना, ये 10 से 12 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। और साथ साथ आपको ये बता दिया जाए कि 3 पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। सर क्या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है सर? सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स, सर्कुलर फ्लो, एंड तीसरा सम वाला चैप्टर, सम इसमें भी है एग्रीगेट्स में भी थोड़ा सा, बट वॉट एवर इट इज, सम वाला चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सम है इसमें, मतलब एक सम तो पक्का है, हर बार आता है। एक क्वेश्चन सर आप लोगों का और आता है जिसके बारे में मैं पहले ही एड्रेस कर दूं। वो क्वेश्चन सर आप लोगों का जो जनरली आता है, मैं बता देता हूं आप लोग को कि साहब सर सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हमारे लिए कौन सा सिलेबस रेलिवेंट है सर, रिड्यूस सिलेबस या ओरिजिनल सिलेबस विच वाज प्री कोविड? मैं बोला देखिए इसका क्लैरिफिकेशन तो ओनली वन बोर्ड कैन गिव, विच इज सीबीएसई, एनसीईआरटी कैन गिव द क्लैरिफिकेशन इन दैट रिगार्ड। मेरा जो अजम्पशन रहेगा कि सब कुछ आ रहा है, बट स्टिल फॉर द टाइमिंग मैं उन्हीं चैप्टर्स को करवाना स्टार्ट करूंगा आप लोग को, जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे रिड्यूस सिलेबस हो चाहे ओरिजिनल सिलेबस हो, वो तो आ ही रहे हैं। सो यू बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होगा क्लास के अंदर, करेक्ट है? ऑल राइट सर। सर अब क्योंकि नेशनल इनकम का फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर ही बेसिक कंसेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स है, तो वी आर गोइंग टू अटैक दैट, ठीक है? ऑल राइट सर। सो ये बेसिकली अपने लोग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सो प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। सर ये बेसिक कंसेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स में अपने लोग क्या एक्सपेक्ट करें? बेसिक कंसेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स वाले चैप्टर में आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझने का मौका मिलेगा, जो कि आप लोगों को सम करते समय बाकी दोनों चैप्टर में लगेगा। सर्कुलर फ्लो में सम्स नहीं है, बट सर्कुलर फ्लो में भी बहुत टर्म्स हैं,
उसमें भी हेल्प होगा। और तीसरा वाला मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में तो जब तक टर्म नहीं समझ में आए आप लोग हाथ भी नहीं लगा सकते उस चैप्टर को। ये बात तो आप लोग मान के चलिए। क्लियर है सर? बात क्लियर है? ओके सर, देन बातचीत को शुरू करिए। बेसिक कंसेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो सर यही आता है ना एग्रीगेट्स के अंदर, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सर, यही नहीं पता होगा? सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिंपल भाषा में मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ेंगे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओ एक बात और, जब अपने लोग क्लास 11 में पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स तो अपने लोग डिमांड पढ़े हैं, अपने लोग सप्लाई पढ़े हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में टोन कभी भी डिमांड और सप्लाई का रहेगा ही नहीं। इट विल ऑलवेज बी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, बिकॉज ऑलवेज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज गोइंग टू डील विद नॉट इंडिविजुअल्स बट एग्रीगेट्स, दैट इज टोटल्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई डिमांड कर्व बना रहे हो या कोई सप्लाई कर्व बना रहे हो और वहां पे डिमांड लिख दिए इंस्टेड ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर आप वहां पर डिमांड लिख दिए इंस्टेड ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सर एग्जामिनर बोलेगा खत्म, गुड बाय टाटा। क्या लिखना पड़ेगा? एडी या फिर एएस। सब एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई आपका टोन रहना चाहिए। समझ आ रहा है सर? बात तो आपका टोटली समझ में आ रहा है। सो ये बात को मैं बॉक्स में लिखना चाहूंगा कि यूज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन योर डिस्कशन। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये गलती आप लोग करोगे, डिमांड और सप्लाई लिखकर आ जाओगे और फिर बोलोगे सर हम सही तो लिखा, नहीं सही लिखा। एडी और एएस यूज करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये। सर अब आप लोगों को मैं बता देता हूं कुछ टर्मिनोलॉजीज और भी जो काम की है आपके, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? एक होता है स्टॉक कंसेप्ट और एक होता है दोस्त फ्लो कंसेप्ट। क्या है सर ये फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट? सर समझ नहीं आ रहा आपको हम लोगों को। मैं बोला ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट पास किया, गरिमा ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। जब मैं बोला कि गरिमा ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, क्या भूल से भी आप लोगों को कहीं लगा कि मैं विथ रेफरेंस टू अ टाइम बात कर रहा हूं? कोई भी टाइम का रेफरेंस किया क्या मैंने? नहीं। लेकिन मैं बोलता हूं कि अनुभव इज राइडिंग इज बाइक एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, क्या टाइम का रेफरेंस है क्या सर? हाँ है ना सर? स्टॉक और फ्लो। स्टॉक एक ऐसा कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर जिसका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं है। स्टॉक कंसेप्ट में नो टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन। एग्जाम्पल डिस्टेंस। अगर आप लोगों को एक अकाउंट्स का एग्जांपल चाहिए तो मैं अकाउंट्स का एग्जांपल दे सकता हूं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो आइटम्स है असेट्स और लायबिलिटीज। आज असेट क्या है इकोनॉमी में आप लोगों का, या आज आपकी लायबिलिटी क्या है? साहब आपकी जो असेट्स क्या है या आपकी लायबिलिटी क्या है, ये तो एक पर्टिकुलर डे पे है ना। आज मेरे से पूछोगे मैं कल कुछ बोलूंगा, कल पूछोगे कुछ बोलूंगा, वो तो एक पर्टिकुलर डे पे है, उसका तो कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। लेकिन एक बार सोच के देखो आप लोग, जब आप लोग बात करते हो प्रॉफिट और लॉस का, जब आप लोग बात करते हो प्रॉफिट और लॉस का, लिखते हो ना पीएल अकाउंट फॉर द ईयर, तो इट हैज अ टाइम डायमेंशन। अनुभव तेरा सैलरी कितना है ये पूछा जाता है, तो टोन क्या है? हाउ मच डू यू गेट पर मंथ और पर ईयर? सर बात तो सही है। तो फ्लो कंसेप्ट हैज टाइम डायमेंशन। साहब एग्जांपल दीजिए। स्पीड, और बताइए सर। पीएल अकाउंट है ना, ग्रेट सर। ये हो गया स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट, ठीक है? पहली बात तो ये सारे कंसेप्ट खुद ही एक एक दो दो नंबर के आ जाते हैं, पहला बात तो। और दूसरा बात, ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो वो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसको हो ही नहीं पाएगा, करते पारबे ना, होबे ना।
समझ रहे हो ना आप लोग? सर बात तो आपका समझ में आ रहा है, आगे बात करिए। विष्णु आपका कोई क्वेश्चन है क्या? श्योर, ऑल राइट। सर दो कंसेप्ट और आप लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूं, दो तरीके का इनकम आप लोग को एक्चुअली इंट्रोड्यूस करता हूं। एक है फैक्टर इनकम और एक है ट्रांसफर पेमेंट। दोनों एक तरीके से इनकम ही है, दोनों एक तरीके से इनकम ही है। फर्क क्या है सर, जरा बताओगे? मैं बोला हाँ बताता हूं। दो स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, स्टेटमेंट्स का डिफरेंस को समझने का और फील करने का जरूरत महसूस कीजिएगा, ठीक है ना? बोलिएगा। पहला स्टेटमेंट है, विराट कोहली से एक कंपनी एडवर्टाइज करवाई, विराट कोहली को उसके बदले में 100 करोड़ दी। लेट्स से विराट कोहली से प्यूमा एडवर्टाइजमेंट करवाया और बदले में विराट कोहली को 100 करोड़ दिया। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसमें जो इंडिया के जो कुछ मार्टियर्स थे जिन्होंने इंडिया के लिए कुर्बानी दी, उसकी उनके फैमिलीज के लिए, उनके फैमिली के बच्चों के लिए और उनके खाने पीने के लिए विराट कोहली ने हर फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए दिए। दोनों स्टेटमेंट्स में इनकम का बात हो रहा है। पहला स्टेटमेंट में 100 करोड़ विराट कोहली का इनकम है और दूसरा मार्टियर्स का फैमिली का इनकम है 1-1 करोड़ रुपया। लेकिन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक फर्क है जो आप लोगों को मेरे को बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। क्या फर्क है प्लीज बोलिए? सेकंड वाले में लव एंड सिंपैथी से किया हुआ है और फर्स्ट वाले में बाउंड देना ही पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट वाले में सर आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूं। इट्स अ टू साइडेड अफेयर वेयर आई डू समथिंग फॉर यू एंड यू पे मी। In the second activity, it was more of a donation going on. It's a one-sided affair or a two-sided affair? Transfer payment. Oh, तो यानी कि फैक्टर इनकम इज बाइलैटरल, एक्सचेंज, इन्वॉल्व्स एक्सचेंज। यस और नो? यस सर। आप सामने वाले को गुड्स दो या सर्विसेज दो, बदले में वो आपको साहब। ट्रांसफर पेमेंट के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रांसफर पेमेंट के अंदर भी साहब दो तरीका का पेमेंट होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या आप लोग समझ चुके हो? वन साइडेड ट्रांसफर, जहां बेसिकली डोनेशन दिया जा रहा है। बट सर ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है सर करंट ट्रांसफर, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सुनते चलिए। और एक होता है कैपिटल ट्रांसफर। आज मान लीजिए कि मैं ये अपने ऊपर लेता हूं कि किसी भी एक बच्चे का स्कूल का एजुकेशन का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, पर ईयर उसका स्कूल का अलाउंस और ये सारी चीजें मैं पे करूंगा। तो ये मेरा ईयर ऑन ईयर डोनेशन है कि एक बार का डोनेशन है? करंट, रेकरिंग। तो करंट दोनों है, तो दोनों ही वन साइडेड है, तो दोनों ही वन साइडेड, बट ये रेकरिंग नेचर का है। पर मान लीजिए एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, मेरे को लग रहा है कि यार ये तो यार बहुत अच्छा क्रिकेट में कर सकता है, बच्चा या बच्ची कोई भी है, क्रिकेट में ये बहुत अच्छा कर सकता है या कर सकती है। मैं बोला कि मेरा तो पता नहीं, इसका फ्यूचर के लिए मैं 5 करोड़ रुपीज साइड में प्लेज करता हूं। प्लेज करता हूं मतलब वो उसको मिलेगा जब भी उसको चाहिए। तो ये वन टाइम डोनेशन है, ये वन टाइम। वॉर हो गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, 2015 नेपाल अर्थक्वेक, इंडिया डोनेट किया था, तो दैट वाज अ वन टाइम एक्टिविटी। हर साल थोड़ी देना है यार। नॉन रेकरिंग, और यू वुड रादर कॉल इट वन टाइम एक्टिविटी, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। सर समझ में आया? सर बात तो समझ में आया। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, उसके बाद अपने लोग डिस्कशन फिलहाल रैप अप करेंगे, राइट? सुनिएगा प्लीज। इनकम का जब भी हम लोग रेफरेंस लेंगे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अपने रेफर कर रहे होंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। सर समझ नहीं आया आपका बात? अपने को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है,
अपने को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो साहब जब अपने को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, प्लीज सुनिएगा, तो कोई भी इंसान इनकम कब अर्न कर सकता है? जब वो गुड्स परचेस करे या फिर वो सर्विसेज परचेस करे। अब होता क्या है ना काफी बार कि हर इंसान का इनकम ट्रेस नहीं हो सकता कि हिमांशु का क्या इनकम है, ठीक है ना, या फिर लेट से विष्णु का क्या इनकम है, वो ट्रेस नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बट चाहे हिमांशु हो चाहे विष्णु हो, ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे तो खर्चा करेंगे। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा कर रहे हैं, तो मैं अगर गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में बिक रहा है, अगर मैं उसका वैल्यू ले लूं तो मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लूंगा। आप लोग में से एक जन कुछ बोल रहा है कि सर हम खर्चा नहीं किया, हम सेव किया, तो अरे तो किसी साल तो खर्चा करेगा। और अगर तेरे पास इनकम आया है तो मतलब तेरे को कोई दिया है वो इनकम, तो बदले में तेरे से तुम उसको कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिया है, तो जो तुम उसको गुड्स एंड सर्विसेज दिया उसका वैल्यू तो इंक्लूड हो जाए ना। सो दैट्स व्हाई इनकम का मेजरमेंट जब भी अपने करेंगे, अपने किसका यूज करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज का। करेक्ट सर? विद दिस वी विल स्टॉप द क्लास टुडे। क्लास को आज छोटा ही रखेंगे, बट बिकॉज द पर्पस वॉज सोलली कि कुछ आप लोगों को एक चैप्टर का स्टार्टिंग मिल जाए, विच वी हैव स्टार्टेड नेशनल इनकम, और आप लोगों को पूरा सिलेबस का फ्लेवर मिल जाए, विच आई एम श्योर आप लोगों को मिल चुका है बाय नाउ। हाँ, सम्स है वो मैं अभी नहीं करवा पा रहा हूं, अचानक से पता चला फर्स्ट क्लास में सम करवाने लग गया, कुछ समझ में नहीं आया। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर डिस्कशन फॉर द टाइमिंग टिल दिस पॉइंट ओनली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपने लोग और डिटेल में और गहराई से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो ऑनलाइन भी बच्चे अगर किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी कैन रैप अप।